अस्सलामु अलैकुम। रामकुमारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मैं इस्लाम अली लेकर आया हूँ आपके लिए आज मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के बारे में। सबसे पहले आप सब कैसे हैं? मैं दुआ करता हूँ रब तबारक व तआला से ही कि आप हमेशा खुश रहें और जो महामारी का दौर चल रहा है ये जल्दी ख़त्म हो, आमीन। देखिए, हमने बात की थी मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के बारे में कि वो पहले जो जमींदार था उनके साथ रह रहा था और जब वो इंतकाल कर गए तो उसके बाद उसकी माँ और उसको खुद को जो जमींदार के वर्षा थे, जो पोते नवासे थे, उन्होंने क्या किया, कोई मतलब उनकी तरफ एतनाई नहीं करता था। सब उसकी बेपरवाही, ठीक है, कोई उनका ख्याल नहीं रखता। उनको मतलब एक छोटा सा कता मतलब हिस्सा या टुकड़ा उनको रहने के लिए दिया ज़मीन का, कुछ दुकानें और 7 रुपये महीने की एक, जिसको महकमा बोल सकते हैं या फिर मान लो कि जिसको हम बोल सकते हैं एक तनख्वाह के तौर पर उनको देना शुरू किया। तो देखिए वो भी कैसा इंसान था कि धीरे धीरे वो भी ऐसी आदतें इख्तियार करने लगा था कि वो खुद को अमीर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता था। अमीरों की महफ़िलों में उठना बैठना, उनके जैसे कपड़े पहनना, ऐसी आदतें उसने इख्तियार कर ली थी। लेकिन आगे क्या होता है वो देखते हैं कि मतलब वो कैसे लिबास पहनता, लिबास कैसे होते हैं उसके, फिर बाद में किसकी मुलाकात उससे होती है और क्या होता है, वो आगे की बात हम करते हैं। देखिए, मगर अमीर ज़ादगी बन निभे के तो कैसे, मगर अमीर ज़ादगी निभे तो कैसे, मतलब वो आदतें जो उसने पकड़ रखी थी, लोगों में बैठना और अपने आप को अमीर ज़्यादा दिखाना, ये सारी आदतें चलो ठीक है, लेकिन वो निभे कैसे? क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए अपने पास, ठीक है, तब हम किसी को दिखा सकते हैं कि हम मालदार हैं, अमीर बाप की औलाद हैं। तो वो निभे कैसे? दुकानें गिरवी होती जाती थी, माँ बेचारी बहतेरा बकती, मगर कौन सुनता था। मतलब वो उसे डांटती भी थी, फटकारती भी थी, लेकिन सुनने वाला कहाँ था? मिर्ज़ा ज़ाहिर था। वो तो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, जो चाहता था वो करता था। मिर्ज़ा को जब देखो पाँव में 1.5 हासे की जूती। अब देखो जितना उसका पाँव नहीं था ना, उससे ज़्यादा लंबी तो वो जूतियाँ पहनता था, है ना। सर पर दोहरी बेल की भारी कामदार टोपी, जो गोल चक्री वाली होती है ना, भारी टोपी वो। बदन में एक छोड़ दो दो, मतलब एक तो छोड़ो आप, दो दो वो क्या रखता, दो दो अंगरखे, अंगरखे जिसको मर्दाना लिबास बोलते हैं, है ना। ऊपर हल्की सी तंजेब, तंजेब मतलब जो कपड़ा बोलते हैं, ये भी एक लिबास ही है। नीचे कोई तरह दाढ़ ढाके कानूनो, मतलब जो घर ढांकने की चीज़ें हैं या फिर बर्तन ढांकने की, वैसा लिबास, मतलब वो मेला कुचेला अपने बदन पे लिए घूमता था, ठीक है। जाड़ा हुआ तो बानात, बानात मतलब ऊनी कपड़ा, मगर 7 रुपये गुजर से कम की नहीं, मतलब 7 रुपये में जितनी होती वो उतने काम करता था। खैर ये तो सुबह व शाम और तीसरे पहर का शानी मखमल की आसिफ खानी, जिसमें हरीर की संजाफ, संजाफ मतलब किनारे को बोलते हैं, के अलावा गंगा जमनी के ख्वाब की उम्दा बेल टंकी हुई सुर्ख नेफा पायजामा, अगर ढीले पाइंचों का हुआ तो कुल्लीदार, और अगर कदर नीचा की ठोकरे, ठोकर के इशारे से 2 कदम आगे। मतलब देखिए, अगर वो जो पायजामा पहनता था उसकी जो मोरियां थी नीचे, जिसको हम पायजा बोलते हैं, वो ऐसे होते कि मतलब एक पाँव अगर वो हिलाता ना तो वो कपड़ा आगे तक जाता, कई दूर तक। मतलब यहाँ वो अगर पाँव को हिला रहा है तो वो कपड़ा कहाँ तक जाता, इतनी दूर तक आता। मतलब इतने ढीले, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं पाइंचों की, वो क्या पहनता था,
पायजामा या कुर्ता पहनता था। ठीक है। उसके बाद अगर तंग मुहरी का हुआ तो नस्फ मतलब आगा साक तक मतलब पिंडली, चूड़ियाँ और ऊपर जल्द बदन की तरह मंडा हुआ रेशमी आज़ाद बंद घुटनों में लटकता हुआ और उसमें बेकफल की कुंचियों का गुच्छा। गरज देखा तो मिर्ज़ा साहब उस हेत की गजाई से छेला बने हुए सरबाज रच्छम रच्छम करते चले जा रहे थे। मतलब वो कपड़े जैसे पहनता था वैसे पहनता था, ठीक है, लेकिन साथ में वो क्या करता, चाबियों का गुच्छा, एक छल्ला जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, वो अपने जो पायजामा होता है उसमें टांग के रखता है ना। और वो जैसे ही चलता वो तो छन छन की आवाज़ आती है और देखने वाले ये सोचते कि ये क्या है, बहुत ही मालदार आदमी है ना, इतनी चाबियाँ इसकी जेब में घली हुई हैं, बहुत सारी बातें। देखा तो मिर्ज़ा साहब इस हेत की गुदाई से छेला बने हुए सर बाजार छम छम करते चलते जा रहे हैं। कलीम से और मिर्ज़ा से महफिल मुशायरा में मुतारुफ हुआ सुदा मतलब धीरे धीरे। मिर्ज़ा साहब कलीम के मकान पर तशरीफ़ लाने लगे। देखिए जो कलीम है उसकी और जो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग है उसकी धीरे धीरे क्या हो गई, एक दिन किसी मुशायरे में क्या हो गई, मुलाकात हो गई और वो एक दूसरे के मकान पर आने जाने लगे। यहाँ तक कि चंद रोज़ से तो दोनों में ऐसी गाड़ी छनने लगी थी कि गोया एक जान दो कालिब थे। मतलब कालिब मतलब सांचा, दो जान है और सांचा कितना, एक है। तो मतलब वो धीरे धीरे एक दूसरे के इतने करीबी हो गए थे कि मतलब दो जान और एक जिस्म जिसको हम बोल सकते हैं, वैसा मालूम होने लगा था। कलीम को तो मिर्ज़ा के मकान पर जाने का कभी इत्तफाक नहीं हुआ। किसको, कलीम को, किसके मकान पर, मिर्ज़ा के मकान पर जाने का कभी इत्तफाक मतलब कभी मौका नहीं मिला होगा बेचारे को जाने का। मगर मिर्ज़ा शाम को तो कभी कभी, लेकिन सुबह को बिला गाना आते, मतलब बिना बुलावे के वो क्या हो जाते, आ ही जाते कलीम के मकान पर। और तमाम दिन कलीम के पास रहते। मिर्ज़ा ने अपना असली हाल कलीम पर जाहिर नहीं होने दिया। हाँ भाई, ये बात तो ज़रूरी थी क्योंकि उसे करना ही यही था कि मतलब उसकी जो गरीबी है वो किसी के सामने क्या होनी चाहिए, जाहिर नहीं होनी चाहिए, और वही वो काम वो कर रहा था। तो वो जब भी उससे मिलता तो अमीरजादों की तरह मिलता, कलीम के सामने कभी उसने अपना हाल जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन सुबह बुला गाना आते और तमाम दिन कलीम के पास रहते। मिर्ज़ा ने अपना असली हाल कलीम पर जाहिर नहीं होने दिया। कलीम यही जानता था कि जमींदार का तमाम तरका मिर्ज़ा को मिला है और वो जमींदार के बेटे पोतों को मिर्ज़ा के महल शरा और जमींदार के दीवान खाने को मिर्ज़ा का दीवान खाना और जमींदार के बेटे पोतों को नौकरों को मिर्ज़ा के नौकर समझता था। अब देखिए कलीम बेचारा अच्छा भला आदमी था। उसे लगता था कि जो जमींदार की जितनी भी दौलत है वो किसको मिली है, कलीम मिर्ज़ा को मिली है। कलीम ये सोचता था, उसे लगता था कि जो दीवान खाना है, जो मतलब बेटे पोते उसके रह रहे हैं, वो क्या है, मतलब इसने क्या कर रखा है, एक एहसान कर रखा है उसने, है ना, मिर्ज़ा ने, तो वो वहाँ पर रहने दे रहा उनको। और जो नौकर है उसको क्या करता था, वो मिर्ज़ा के नौकर समझता था, लेकिन उसे हकीकत का पता नहीं था। ठीक है, इसका मतलब मिर्ज़ा ने उसे क्या कह दिया था कि जो ज़मींदार है उसकी जो जितनी भी दौलत है वो किसकी है, मेरी है। तो कलीम यही जानता था कि ज़मींदार का तमाम तरका मिर्ज़ा को मिला है और वो ज़मींदार के बेटे पोतों को मिर्ज़ा के महल शरा और ज़मींदार के दीवान खाने को मिर्ज़ा का दीवान खाना और ज़मींदार के बेटे पोतों के नौकरों को मिर्ज़ा के नौकर समझता। और इसी गलत फहमी में वो घर से निकला तो सीधा जमींदार के महल शरा की देवटी पर जा मौजूद हुआ। एक दिन क्या हुआ कि वो चीज़ें वो समझ तो रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो कलीम था वो कहाँ चला गया, जमींदार की कोठी पर, है ना, वही महल में चला गया डायरेक्ट। बार बार के पुकारने और कुंडी खड़ाने से
दो लोंडियाँ चिराग लिए हुए अंदर से निकली और उनमें से एक ने पूछा, कौन साहब हैं और इतनी रात को क्या काम है। तो जो दो लोंडियाँ, जिसको हम नौकरियाँ बोल सकते हैं, जो नौकर चाकर का काम करती है घर में, ठीक है, तो वो निकली और निकल कर उसने क्या किया, उसके हाथ में चिराग था और उसने पूछा कि कौन साहब है, इतनी रात को क्या काम है। कलीम, जाओ मिर्ज़ा को भेज दो। अब देखिए, उसे बेचारे को क्या पता था कि मिर्ज़ा यहाँ रहता है या फिर वो जो थोड़ा सा हिस्सा कता दिया है उसमें रहता है। उसे क्या पता कि वो 7 रुपये माहवार पर काम चलाने वाला है ना। वो तो यही समझता था, क्योंकि मिर्ज़ा ने उसे यही बताया होगा कि मतलब मेरे पास जो ज़िम्मेदार है उसकी सारी जायदाद मेरे पास है। तो उसने क्या किया, महल में आकर डायरेक्ट दरवाज़ा खड़खड़ाया और जो लोंडियाँ निकली उनको क्या कहा कि जाओ मिर्ज़ा को भेज दो। लोंडी, कौन मिर्ज़ा? कलीम, मिर्ज़ा जाहिरदार बेग जिनका मकान है, और कौन मिर्ज़ा? लोंडी, यहाँ कोई मिर्ज़ा जाहिरदार बेग नहीं रहता। अब उसे पता नहीं था, है ना, किसको? वो जो काम करने वाली थी, जिसको हम लोंडी बोल सकते हैं, तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट कह दिया कि कौन कलीम, नहीं कौन मिर्ज़ा, यहाँ कोई मिर्ज़ा जाहिरदार बेग नहीं रहता। इतना कह के करीब था कि लोंडी फिर किवाड़ बंद कर लिए कि जल्दी से कलीम ने कहा, क्यों जी, क्या ये जमींदार साहब की महल सरा नहीं है? अब कलीम ने सोचा कि मतलब क्या पता ये दरवाज़ा बंद कर लेगी लोंडी, तो उसने डायरेक्ट जल्दी से पूछा, क्यों जी, क्या ये जो ज़मींदार है उनका महल सरा नहीं है? लोंडी ने कहा, ये है, क्यों नहीं। कलीम, फिर तुमने ये क्या कहा कि यहाँ कोई जाहिरदार बेग नहीं रहता? क्या जाहिरदार बेग ज़मींदार के वारिस और जानशीन नहीं है, कि मतलब उनके चाहने वाले, उनके परिवार के, उनका एक हिस्सा, उनका एक ख़ानदान का इंसान नहीं है? कलीम, लोंडी, जमींदार के वारिसों को खुदा सलामत रखे, मौआ जाहिरदार बेग जमींदार का वारिस बनने वाला कौन होता है? अब देखिए, जो लोंडी है उसको भी कितनी तहजीब है। उसने क्या कहा कि जो जमींदार के वारिस है उनको हमेशा खुदा क्या रखे, सलामत रखे। ये जो जाहिरदार बेग है, इस जैसा इंसान, मतलब मिर्ज़ा जो जमींदार है उसका वारिस बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी लोंडी, अरे कमबख्त, ये कहीं मिर्ज़ा बानके के बेटे को न पूछते हो? अब देखिए, उनमें से किसी एक ने कहा, शायद वो उसको जानती होगी, तो उसने कहा कि जो बानकी का बेटा है उसके बारे में तो नहीं पूछ रहा है ये। वो हर जगह अपने जमींदार का बेटा बताया करता है, कि वो अपने आप को हर जगह क्या करता है, जमींदार का बेटा बताता है। कलीम की तरफ मुखातिब होकर, क्यों मियाँ, वहीं जाहिरदार बेगना जिनके रंगत जर्द है, आंखें क्रिंजी, छोटा कद, दुबला डील, अपने ते बहुत बनाए सवारे रखते हैं, कि मतलब अपनी जो सूरत है, अपना जो हाल है, उसको बहुत बनाए सवारे रखता है, और ये उसकी कद काठी है ना, मतलब ये शारीरिक ढांचा उसका। कलीम, हाँ हाँ, वहीं जाहिरदार बेग। लोंडी, तो मियाँ इस मकान के पिछवाड़े उपलों की टाल के बराबर एक छोटा सा कच्चा मकान है, वो उसमें रहता है। तो उसने क्या कहा कि हाँ जी ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मिर्ज़ा जाहिरदार बानकी का बेटा है वो इस कोठी के पीछे, इस महल के पीछे एक जो जगह है वहाँ पर क्या करता है, रहता है। कलीम ने वहाँ जाकर आवाज़ दी तो कुछ देर बाद मिर्ज़ा साहब नंग धड़ंग जांघें पहने हुए बाहर तशरीफ़ लाए और कलीम को देख के शर्माए और बोले, आप हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं समझा कोई और साहब है। बंदा को कपड़ा पहन कर सोने की आदत नहीं है, मैं ज़रा कपड़े पहन कर आऊँ तो आपके हम रकीब चलो या रकाब चलो। तो कलीम, चलिएगा कहाँ, मैं आप ही के पास तक आया हूँ, कि मतलब जाना गया है, मैं तो आपके पास आया हूँ। मिर्ज़ा, फिर अगर कुछ देर तक तशरीफ़ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा कर दूँ, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मतलब थोड़ी देर रुक जाओ तो आप, मैं अंदर थोड़ा पर्दा वर्दा करवा दूँ ताकि हम एक साइड में बैठ जाएं। कलीम, मैं आज सब को आप ही के यहाँ रहने की नीयत से आया हूँ। सब मतलब क्या होता है, रात की, मतलब आज की रात में आपके यहाँ रहने की नीयत से आया हूँ, मैं आपसे मिलकर वापस नहीं जाऊँगा। ये देखिए, जो मिर्ज़ा जाहिरदार बेग और कलीम की जो गुफ्तगू है वो आगे की हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर, सलामत रहे।